गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में और ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स एजेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्रिएशन ऑफ एजेंसी यानी एजेंसी का निर्माण किस प्रकार से होता है, एजेंसी रिलेशन किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप, तो उसके बारे में समझेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एजेंसी रिलेशनशिप किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएशन ऑफ एजेंसी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। किस प्रकार से एजेंसी जो रिलेशनशिप है वह क्रिएट किया जाता है, तो उसके बारे में हम आज के इस वीडियो क्लास में पढ़ें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ और उसके बाद वन बाय वन है हम इन्हें समझेंगे। फर्स्ट जो मेथड है, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सेकेंड है बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अब देखिए, जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट है उसमें 3 प्रकार की एजेंसी जो है जो क्रिएट की जा सकती है। फर्स्ट है बाय इस्टॉपेल एजेंसी, बाय इस्टॉपेल। सेकंड है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। थर्ड है एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। थर्ड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, नेक्स्ट बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ, अब देखिए, ये डिफरेंट मेथड्स है एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। तो इनके बारे में वन बाय वन हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो मेथड्स हैं ये वर्क करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाय एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। देखिए, एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब हम समझते हैं
कि जो एग्रीमेंट यदि रिटर्न में किया जाता है या फिर ओरली किया जाता है उसे हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। जब कोई एजेंसी रिलेशनशिप यदि रिटर्न में की जाती है या ओरली जो है एग्रीमेंट करके की जाती है तो उसे हम एक्सप्रेस एजेंसी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। जनरली देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने बी को अपने दुकान के अंदर सामान खरीदने के लिए, जो गुड्स है उसको परचेज करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, ठीक है ना, या जो क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट करने के लिए और जो डेटर्स है उनसे पेमेंट रिसीव करने के लिए, यानी जितने भी दुकान के कार्य हैं उन सभी कार्य को करने के लिए ए ने बी को जो है बी के साथ एग्रीमेंट किया कि बी ए के लिए एजेंट के तौर पर कार्य करेगा, ठीक है ना। ये उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया। तो इस एग्रीमेंट के माध्यम से जो एजेंसी क्रिएट की जाती है उसे कहते हैं एजेंसी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ठीक है ना, यानी स्पष्ट ठहराव द्वारा। अब ये लिखित में हुआ है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यदि ए है, ए के पास एक जो घर है अपना और ए ने वह घर बेचने के लिए बी को जो है अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना, बी को अधिकार दे दिया कि बी ए के घर को बेच सकता है, ठीक है ना। एक प्रकार से बी को एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया। तो ऐसे में जो एजेंसी क्रिएट की जाती है वो उसको भी हम क्या एक्सप्रेस एजेंसी या एक्सप्रेस एग्रीमेंट के माध्यम से एजेंसी क्रिएट करना कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब प्लॉट है या कोई घर है, यदि कोई शॉप है, उसको बेचने के लिए यदि किसी व्यक्ति को एजेंट के तौर पर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को एजेंट के तौर पर नियुक्त यदि किया जाता है तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम पावर ऑफ अटर्नी क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है ना। और इस प्रकार के जो पावर ऑफ अटर्नी का जो है कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, जो कोर्ट क्या जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ध्यान से समझना है, कोई भी कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को यदि अधिकार देते हैं तो उसे हम पावर ऑफ अटर्नी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यदि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए किसी व्यक्ति को एजेंट के तौर पर अधिकृत कर रहे हैं तो उसे भी हम जो है उस पावर ऑफ अटर्नी को क्या है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी एजेंट के पास उस कार्य को करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। जहाँ तक बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो उस कार्य को मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को एजेंट के तौर पर नियुक्त करते हैं और उसके लिए जो पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, उसे जो अधिकार दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए किसी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त किया जाता है तब उस केस में ऐसे पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक बात और समझाना है कि पावर ऑफ अटर्नी, देखिए जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक से अधिक व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2% रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक कंपनी है उसके लिए मिनिमम 7% होने चाहिए कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। एक कंपनी है और उसके अंदर 20 मेंबर है, ठीक है ना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके अंदर जो फॉर्म सबमिट किया जाता है उसके लिए क्या है डिजिटल सिग्नेचर होने जरूरी है जो व्यक्ति फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करेगा। अब देखिए क्या आपको लगता है कि 20 व्यक्ति है वो अब सपोज कीजिए उस
कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना है और एक व्यक्ति क्या वहाँ पर 20 के 20 साथ में जाते हैं? जनरली ऐसा नहीं होता। कोई उनमें से एक व्यक्ति है या किसी अपने वकील के माध्यम से या कोई सीए के माध्यम से वो रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। अब रजिस्ट्रार ऑन द स्पॉट कहे कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ये कमी है तो इसको ठीक करना है, तो क्या वहाँ पर एक व्यक्ति साइन कर सकता है? वैसे देखा जाए तो वो 20 लोग मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो 20 के 20 अवेलेबल होने चाहिए, साइन करने चाहिए। परंतु यदि सबको बुलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय है वो व्यर्थ होता है। तो इसलिए क्या होता है कि सभी लोग मिलकर उस एडवोकेट को, उस सीए को अपना पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं। ये पर्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी होता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यदि कहीं पर भी कोई साइन की जरूरत होती है तो उन सभी के बिहाफ पर वो साइन कर दे, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया है, उसको एक तरीके से फास्ट किया जा सके। ठीक है, उसमें जल्दी लाई जा सके। ठीक है, तो समय है उसकी बचत की जा सके। तो इस प्रकार से जब रिटन एग्रीमेंट के आधार पर एजेंसी संबंध या ओरल एग्रीमेंट के आधार पर एजेंसी संबंध क्रिएट किया जाता है तो उसे हम एजेंसी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है ना, जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर कार्य करने के लिए, वो केवल पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा ही दिया जा सकता है। ठीक है ना, और पावर ऑफ अटर्नी है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी और दूसरा है पर्टिकुलर या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है ना, जनरल जो पावर ऑफ अटर्नी होती है वो सभी कार्य करने के लिए दी जाती है, सभी प्रकार के कार्य प्रिंसिपल के बिहाफ पर करने के लिए जो है पावर ऑफ अटर्नी दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपके दादाजी हैं और उनके पास बहुत सारी जो मूवेबल एंड इमूवेबल असेट्स है, प्रॉपर्टी है, और दादाजी की जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, 90 इयर्स के करीब है, वो चल नहीं सकते और अलग अलग ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोर्ट में, तहसील में चक्कर नहीं काट सकते। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि आप युवा हैं तो आप पर भरोसा किया और उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आप उनकी जो प्रॉपर्टी की टेक केयर करें, उनके संबंध में जो भी सही लगे वो डिसीजन आप लें। ठीक है ना, तो उसके लिए वो क्या करें? क्या आप बिना किसी लीगल अथॉरिटी के आप ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। सबसे पहले दादाजी जो है आपको एक पावर ऑफ अटर्नी बना के देंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार की जो पावर ऑफ अटर्नी का जो है तहसील कार्यालय या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया जाता है यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के संबंध में। जब आपको वो अधिकार मिल जाता है, पावर ऑफ अटर्नी मिल जाती है, उसके बाद आप दादाजी के बिहाफ पर जो उनकी संपत्ति है, कुछ भी किसी भी प्रकार की, उसके संबंध में आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार की पावर ऑफ अटर्नी को हम कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, यानी उसमें मल्टीपल और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड होते हैं। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, वो किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए ही अधिकार दिया जाता है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या? एक लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकार से है। जब देखिए दादाजी के पास एक जो है प्लॉट है और दादाजी की एज 90 इयर्स है, अब उनसे उस प्लॉट को बेचने के लिए कोर्ट में, तहसील में चक्कर नहीं काटे जाते। ठीक है ना, उसके पंजीयन के लिए तो उन्होंने आपको अपॉइंट किया, और किसके लिए किया? सिर्फ पर्टिकुलर उस प्लॉट को बेचने के लिए। तो इस प्रकार के पावर ऑफ अटर्नी को हम क्या कहते हैं? स्पेशल या पर्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है ना, तो आप जो फर्स्ट मेथड है एजेंसी क्रिएशन का बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद हम जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में बात करेंगे, बाय इम्प्लॉयड एग्रीमेंट। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसमें जो इम्प्लॉयड एग्रीमेंट है, यानी जब कोई एजेंसी क्रिएट बिना किसी रिटन एग्रीमेंट के या ओरल एग्रीमेंट की जाती है तो उसे हम जो है इम्प्लॉयड
एजेंसी क्रिएटेड बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो पार्टी है उसके कंडक्ट और बिहेवियर के आधार पर जो एजेंसी रिलेशनशिप है वो क्रिएट की जाती है। तो इसमें इम्प्लाइड एग्रीमेंट के आधार पर जो 3 प्रकार से हम एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी बाय इस्टॉपल, एजेंसी ये इस्टॉपल का मतलब गत्यावरोध है, ठीक है। और इसका डिटेल में जो मीनिंग क्या होता है कि स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, ठीक है ना, यानी इनकार करने से मना करना, ये इस्टॉपल का मतलब है, ठीक है। और एजेंसी बाय होल्डिंग आउट यानी प्रदर्शन के आधार पर, एजेंसी बाय नेसेसिटी आवश्यकता के आधार पर, ये 3 प्रकार की जो एजेंसी क्रिएट की जाती है उसे हम एजेंसी क्रिएटेड बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। वन बाय वन इनको हम समझते हैं। एजेंसी बाय इस्टॉपल, देखिए इस्टॉपल में क्या होता है, इस्टॉपल का मीनिंग आप पहले समझ लीजिए कि यानी इनकार करने से मना करना, ठीक है ना, इनकार करने से स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, ठीक है ना, इनकार करने से रोकना। अब क्या होता है ये देखिए, जब प्रिंसिपल अपने किसी व्यक्ति के बारे में जो है इस तरीके से विश्वास दिला देता है किसी थर्ड पार्टी, जब प्रिंसिपल किसी व्यक्ति के संबंध में थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिला देता है कि जिस व्यक्ति के बारे में वह बात कर रहा है वह उसका एजेंट है, समझ में आ रही बात। और ये वास्तविकता में देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है या जिस व्यक्ति के बारे में प्रिंसिपल बात कर रहा है वह उसका एजेंट नहीं है, परंतु जो प्रिंसिपल है वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो है थर्ड पार्टी को, ठीक है ना, ये विश्वास दिला देता है अपने वर्डिंग से, ठीक है ना, या अपने बिहेवियर से कि जो व्यक्ति है वह उसका एजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ए और बी, ठीक है ना, ये 2 व्यक्ति हैं। ए प्रिंसिपल है, ए ने अपने वर्डिंग से, बिहेवियर से, ठीक है ना, और जो सी है उसको ये विश्वास दिला दिया कि बी ए का एजेंट है, ठीक है ना, ऑथराइज्ड एजेंट है। बट वास्तविकता में क्या है, ए और बी एक दूसरे के जो है इसमें एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। बट ए ने ऐसा प्रयास किया अपने बिहेवियर से कि सी है इसको भरोसा हो गया कि ये दोनों है वो एक दूसरे के एजेंट जो है, ए प्रिंसिपल है और बी ए का एजेंट है। अब देखिए ए ने कुछ गुड्स है वो बी को भेजी सेल करने के लिए, ठीक है ना, और बी को कहा कि आप इन गुड्स को एक जो फिक्स रेट बता दी इस रेट से कम में नहीं बेचोगे, समझ में आ रही है। यानी ए है उसने बी को कुछ गुड्स भेजा और बेचने के लिए, और ये कहा कि इन गुड्स को एक निर्धारित जो प्राइस से कम में नहीं बेचना है। बी ने क्या किया, बी ने वह गुड्स जो सी को एक कम प्राइस पर, जो कि ए ने बताया था उससे कम प्राइस पर सेल कर दी। तो देखिए अब क्या होगा कि सी के प्रति यदि कोई लायबिलिटी होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि अब देखिए इस्टॉपेल का मतलब क्या है कि स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, ठीक है ना, यानी इनकार करने से रोकना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है, इस तरीके से वर्डिंग कर रहा है, और उससे ये लग रहा है कि बी जो है ए का एजेंट है, ठीक है ना, और जो वास्तव में बी ए का एजेंट नहीं है, लेकिन इस बात पर या ए के बिहेवियर पर जो है भरोसा करके, ठीक है ना, एक तरीके का जो माइंड में इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है। जो प्रिंसिपल है वो किसी भी पर्सन के बिहाफ पर जो थर्ड पार्टी है उसके माइंड में ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है कि जो थर्ड पार्टी को यही लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में प्रिंसिपल कह रहा है या ए कह रहा है वह ए का एजेंट है, ठीक है ना, पर वास्तव में नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो इम्प्रेशन क्रिएट होने से जो सी है वो ए पे भरोसा कर लेता है, ठीक है, और बी से वह इस आधार पर वस्तुएं खरीदता है कि बी जो है ए का एजेंट होगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अब
एक सी ने यदि कुछ भी किया है बी से इस आधार पर खरीदा है कि बी ए का एजेंट है, तो फिर यदि सी के प्रति कोई लायबिलिटी अराइज होगी तो फिर उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रही बात? तो ये है एजेंसी बाय स्टॉपर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। यानी होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन के आधार पर। कैसे है इसका भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्टॉपेल में क्या है, प्रिंसिपल है वो ज़्यादा एक्टिवली जो अपने आप को प्रदर्शित करता है कि संबंधित व्यक्ति है या कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, ठीक है ना। और जो होल्डिंग आउट में क्या है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उतना स्ट्रांगली प्रदर्शन नहीं करता है, बट सब कुछ जो किया जाता है वो एजेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और कैसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपके घर पे एक सर्वेंट है, ठीक है ना, और आप उससे रोज उधार सामान मंगवाते हैं। आपके पास एक किराना शॉप है वहाँ से, ठीक है, और आप उधार सामान मंगाते हैं, वो आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है ना। और मंथ के एंड में आप उनको जो है सर्वेंट के हाथ पैसा भेज देते हैं और वो दुकान वाले को जो है उधार जो है उसको एक प्रकार से जो उधार लिया था सामान उसका उधार चुका देता है। अब देखिए ये रेगुलर काम है कि आपका सर्वेंट जो आपके मोहल्ले में दुकान है वहाँ पर जाता है, जो भी घर में ज़रूरी सामान है वो उधार खरीद के ले आता है। और ये सब कार्य वो किसके बिहाफ पर कर रहा है? वो आपके लिए कर रहा है, ठीक है ना। इस बारे में जानकारी दुकान के मालिक को भी है, एजेंट को जो आपने सर्वेंट रखा है उसको भी है और आपको भी है, तीनों लोगों को जानकारी। ये रेगुलर प्रैक्टिस है। एक दिन क्या होता है कि जो सर्वेंट है वो कुछ सामान जो है जैसे अपने लिए खरीद लेता है, ठीक है ना, और वो आपने नहीं मंगाया है लेकिन वो अपने लिए खरीद लेता है और वहाँ पर ये बताता है कि ये जो सामान है वह भी आपने ही मंगाया है। समझ रहे बात? तो ऐसे में क्या है, जो दुकान का मालिक है उसे वह उधार सामान दे देता है ये समझकर कि ये सामान जो है आपने मंगाया, परंतु वास्तव में आपने नहीं मंगाया, वो उसने पर्सनल यूज के लिए खरीद लिया, ठीक है ना, उधार ले लिया वहाँ से सामान। तो देखिए यदि उस केस में जो सर्वेंट है वो पैसे नहीं देता है दुकान के मालिक को, जो पर्सनल यूज के लिए उसने सामान खरीदा है उसके, तो फिर वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से इस ऐसा प्रदर्शन हुआ है होल्डिंग आउट, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रदर्शन के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर जो एजेंसी रिलेशनशिप माना जाता है और उसके लिए जो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी आवश्यकता के आधार पर एजेंसी का निर्माण करना। ये भी क्या है, एक प्रकार का इम्प्लाइड जो वे है फॉर क्रिएटिंग द एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। अब देखिए जो एजेंसी बाय नेसेसिटी यानी थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जाम्पल के। इसमें तीन चीजें जरूरी है, पहले मैं वो बता देता हूँ। एक तो क्या है कि इसमें बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस होना जरूरी है, विपरीत परिस्थितियां जिसमें ये कि डिसीजन लिया जाता है। दूसरा, जो एजेंट के द्वारा कार्य किया गया है वह कार्य एक प्रकार से एडवर्स सिचुएशंस में किया गया है और उसके अंदर एक प्रकार से गुड फेथ और ऑनेस्टी के आधार पर कार्य किया गया है। और एजेंट ने जो, जिसको हम कह रहे हैं ना अभी, जो एक प्रकार से कथा कथित, ठीक है ना, एजेंट, उस एजेंट ने अब प्रिंसिपल को कोशिश की है कांटेक्ट करने की कि उससे जो है जो उससे संपर्क कर सके, उसके डायरेक्शंस जो है प्राप्त कर सके, परंतु किसी कारणवश वह प्रिंसिपल से संपर्क नहीं कर पाए और ऐसे में जो कोई ट्रांजैक्शन है वो एजेंट को करना पड़ा, ठीक है ना। तो उस केस में जो एक प्रकार से एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता एजेंसी के लिए, बट क्या है, जो कोर्ट ड्यू टू द लॉ, ठीक है ना, वो उन पर एजेंसी रिलेशनशिप इम्पोज कर देता है, कानून, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन है इसलिए कानून उन पर एजेंसी रिलेशनशिप
मैं उनको बांध देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं कि एक बीकानेर के अंदर एक व्यापारी है और वह जैसे पनीर है, डेयरी बिजनेस करता है, पनीर, घी और दूध है इसका, और उसने एक ट्रक पनीर है जो रेफ्रिजरेटर वैन में भरकर और दिल्ली भेजा, ठीक है ना, दिल्ली भेजा। अब रास्ते में क्या हुआ कि हरियाणा, देखिए जब राजस्थान से या बीकानेर से कोई भी ट्रक जाता है दिल्ली, तो उसको हरियाणा बॉर्डर के अंदर भी एंटर होना पड़ता है। हरियाणा बॉर्डर पर क्या है, कोई आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के कारण जो है ट्रक को वहीं पर बॉर्डर पर रोक दिया और दिल्ली नहीं जाने दिया। ड्राइवर को पता चला कि ये जो आंदोलन है वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक चलेगा, और ऐसे में जो उसने ट्रक के अंदर जो पनीर रख रखा है वो हो सकता है 10 दिन तक वो जो है ठीक नहीं रहे, क्योंकि वो पनीर क्या एक प्रकार का पेरिशेबल जो आइटम है वो खराब हो सकता है। उसका वैलिडिटी अधिकतम क्या है, यदि आप उसको कोल्ड वैन में या रेफ्रिजरेटर वैन में रखते हैं, ट्रक में रखते हैं, तो वो अधिकतम 10 दिन तक रह सकता, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। तो उसे लगा कि यदि मैं यहाँ पर ट्रक यदि 10 दिन से ज़्यादा फंसा रहा तो ये खराब हो जाएगा। उसने 2-3 दिन इंतजार किया कि क्या पता ये जो रास्ता है वो खुल जाए, हाईवे जो ब्लॉक कर रखा है आंदोलनकारियों ने वो खोल दे, बट ये ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने संपर्क किया उस जो भी डेयरी ओनर है उससे, कि भाई उससे पूछा जाए कि क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि उस एरिया के अंदर जिस बॉर्डर पर उसे रोका गया था, उसके ट्रक को रोका गया था, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी, फोन सेवा बंद कर दी, ताकि कोई अशांति नहीं पैदा हो, ठीक है ना, कोई राइट्स नहीं हो जाए, ठीक है ना, कोई जो प्रदर्शनकारी है वो एग्रेसिव नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने उस एरिया में इंटरनेट या कॉलिंग फैसिलिटी बंद कर दी। अब देखिए जो ट्रक ओनर है ना तो अपने वो उसका जो मालिक है या जो भी सामान भेजा है उससे संपर्क कर पाया, और उसने गुड फेथ के आधार पर कि मालिक का नुकसान नहीं हो, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न इस पनीर को इसी एरिया में बेच दिया जाए, क्योंकि यदि इसको नहीं बेचा तो ये पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, उसका 1 रुपये भी नहीं जो है मिलेगा। तो उसने कोशिश की कि यदि इसका 50% भी हम कम बेचकर प्राप्त कर लेते हैं इसका प्राइस तो भी ठीक है, कम से कम ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो। तो उस ड्राइवर ने क्या है कि अपने जो उसका मालिक था डेयरी बिजनेस का, उससे संपर्क किया, संपर्क नहीं हुआ, तो उसने डिसीजन लिया एडवर्स सिचुएशंस पर गुड फेथ के आधार पर जो प्रिंसिपल है उसको लॉस से बचाने के लिए, और उसने उस जो है पनीर को बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए यदि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो फिर डेयरी ओनर उसके लिए लायबल होगा, ना कि ड्राइवर होगा, ठीक है ना। यदि उस पनीर में कोई खराबी निकलती है, ठीक है ना, मिलावट निकलती है, क्योंकि जो ड्राइवर ने यहाँ पर काम किया है, जो वेन है रेफ्रिजरेटर वेन जिसके माध्यम से जो पनीर भेजा जा रहा था, उस ड्राइवर ने जो एक प्रकार से गुड फेथ के आधार पर काम किया है, जो प्रिंसिपल है उसको लॉस से बचाने के लिए, और ड्राइवर और जो उसका डेयरी बिजनेस का ओनर है उनके बीच कोई एजेंसी रिलेशनशिप नहीं थी, ना ड्राइवर उस ओनर का एजेंट था और ना ही वह उसका प्रिंसिपल था, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट ने यहाँ पर क्या निर्णय दिया कि जो ड्राइवर ने अपने प्रिंसिपल के जो भी प्रिंसिपल या जो भी व्यक्ति है एम्प्लॉयर उससे संपर्क करने का कोशिश किया, बट संपर्क नहीं हुआ, और उसी के हित में निर्णय लिया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार की एजेंसी को जो है कोर्ट लागू कर देता है या कानून जो है लागू कर देता है, तो इसे कहते हैं हम एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है ना। यानी कानून के द्वारा जो ये एजेंसी रिलेशनशिप का जो राइट्स है वो स्थापित हो जाता है दोनों के बीच। समझ में आ रही है बात? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ठीक है ना, यानी पुष्टिकरण के आधार पर, ठीक है। रेटिफिकेशन पुष्टिकरण। अब देखिए जो रेटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, रेटिफिकेशन का जो मीनिंग होता है
उसको हिंदी में कहते हैं पुष्टिकरण। ठीक है, पुष्टिकरण का मतलब उसको मान लेना, उस पर एक्सेप्टेंस दे देना, ठीक है, या फिर उसको कंफर्म कर देना, ठीक है ना, कंफर्मेशन। तो ये रेटिफिकेशन एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे और फिर देखते हैं क्या है रेटिफिकेशन। देखिए आपने जैसे एक प्रकार से देखा जाए कि एक जो अच्छा आपने 100 क्विंटल, ठीक है ना, 100 क्विंटल जो गेहूं है वह जो आपने अपने फ्रेंड के लिए खरीदी, ठीक है ना। फ्रेंड ने आपको नहीं कहा था कि गेहूं खरीदने के लिए, लेकिन आपने फ्रेंड के लिए 100 क्विंटल जो गेहूं है वह खरीद ली। और फिर उसके बाद में फ्रेंड को आपने कहा कि भाई आपके लिए मैंने गेहूं खरीदी है 100 क्विंटल। फ्रेंड ने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी और उस गेहूं को आपसे ले लिया, आपको पैसे दे दिए। तो यहाँ पर देखिए पहले फ्रेंड ने नहीं कहा था कि वो आपके लिए गेहूं खरीदे, ठीक है ना, लेकिन जब फ्रेंड ने उसको कंफर्म कर दिया तो इस एजेंसी को हम क्या कहते हैं, एजेंसी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन। एक और एग्जांपल देते हैं। आप जापान में, जो जापान है वहाँ पर काम करते हैं। जापान के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो बहुत बढ़िया। आपने आपके फ्रेंड को क्या है, जो लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनका बहुत ही शौक है। तो आपने क्या किया कि जापान से एक लैपटॉप खरीद के लेकर आए और इंडियन रुपीस में ये देखे तो उसके 2 लाख रुपए थे। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। और आप अपने फ्रेंड के लिए लेके आ रहे हैं। फ्रेंड ने आपको नहीं कहा अभी तक कि उनको लैपटॉप चाहिए, लेकिन आपको लगा कि भाई फ्रेंड के लिए खरीद लेते हैं और उसे पसंद आएगा तो वो ले लेगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने फ्रेंड के लिए 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा जापान से, और उसके बाद उस जो लैपटॉप को आपने फ्रेंड को दे दिया और फ्रेंड ने रख भी लिया, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि ये इस एजेंसी को हम क्या कहते हैं कि एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब ऐसे माना जाएगा कि आप एजेंट थे और आपका जो फ्रेंड है वो प्रिंसिपल था, ठीक है ना, और आपने प्रिंसिपल के कहने पर ही जो है लैपटॉप बाय किया, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज अराइज होती है तो उसके लिए फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल होगा, आप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसे ही कहते हैं जहां पर पहले कंफर्मेशन नहीं होता एजेंट के पास, ठीक है ना, लेकिन जब प्रिंसिपल जो है एजेंट के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को या जो भी उसके द्वारा व्यवहार किया गया उस पर अप्रूवल दे देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है या उन पर कंफर्मेशन दे देता है, तो उसके बाद जो एजेंट है और प्रिंसिपल के बीच एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ऑपरेशन ऑफ द लॉ यानी कानून के द्वारा, कानून के लागू होने के कारण जो एजेंसी रिलेशनशिप है वह भी क्रिएट किया जा सकता है। कैसे? देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट होते हैं, पारस्परिक एजेंट, ठीक है ना। एक पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप बिजनेस में किए गए कार्य के लिए सभी पार्टनर है वो लायबल होते हैं, वो बाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इस प्रकार की जो एजेंसी है उसको हम कहते हैं एजेंसी क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड से एजेंसी क्रिएशन के लिए उम्मीद है आपको सभी समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।